दोस्तों, इंसान जब भी अपने चारों तरफ से परेशानियों से घिरता है तो उसी परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में एक गलत फ़ैसला ले लेता है। लेकिन उस गलत फ़ैसले की वजह से उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी तक तबाह हो जाती है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक युवती होती है, बस अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए अपने माता पिता के खिलाफ़ ऐसे होती है कि उसकी वजह से वह खुद एक दिन इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाती है और ना घर की रहती है और ना घाट की रहती है। आज के घटना में जो हुआ, इस घटना को अगर आप सुनेंगे तो आपको सोचने और समझने के लिए एकदम शक्ति भी कम पड़ जाएगी। दोस्तों, आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और साथ में अपना नाम एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा और स्थान भी, ताकि आपका नाम हम अगले वीडियो में ज़रूर ले सके। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उसी में ताज नगरी पड़ता है आगरा, और ठीक उसी का ही एक छत्ता थाना पड़ता है, और ठीक उसी में ही एक कचहरी घाट गली पड़ता है। उसी गली में रहने वाले राम अवतार होते हैं। उनकी अपनी पत्नी भी होती है माया, लेकिन उनके टोटल 3 बेटियां होती है। तीनों बेटियां ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी खुशी में अपने ससुराल में जी रही होती है, लेकिन उनकी जो अपनी सबसे छोटी बेटी होती है, अब इधर शिल्पी, जिसकी उम्र लगभग वही 20 साल के आसपास होता है। लेकिन शिल्पी ठीक है उसी कचहरी घाट का जो मेन गली होता है, कुछ दूर चलकर जिमखाना गली पड़ता है। उसी गली में रहने वाले होते हैं शब्बीर, उन्हीं का अपना बेटा होता है इधर इरफान, अब जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होता है। लेकिन इरफान के ही अपनी वही बेगम होती है शिल्पी, और शिल्पी का जो होता है अपने ससुराल में अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से बीतता है, क्योंकि इरफान जो होता है मौके पर एक जूता फैक्ट्री में जाकर अब कारीगरी का काम करता था, जिसकी वजह से उसके घर परिवार का जो खर्चा होता है बड़े खूबसूरत तरीके से चल जाया करता था। इधर शिल्पी का जब मन होता तो अपने मायके में अपने माँ से मिलने के लिए ज़रूर आ जाया करती थी। अब यह सिलसिला चलते चलते ज़िंदगी का खूबसूरत तरीके से तो बीतता है, और तभी मैं बात कर रहा हूँ 12 दिसंबर का दिन होता है। तो उसी दिन राम अवतार को एक चौंकाने वाली खबर मिलता है, और यह खबर सुन के पूरी तरह से सनस रह जाते हैं। उनको यही खबर मिलता है कि आपकी जो बेटी है इधर शिल्पी की बड़ी बेरहमी तरीके से मौत हो चुकी है। अब इस तरह की खबर पाने के बाद राम अवतार जो होते हैं पूरी तरह से सनस रह जाता है। इसकी खबर जाकर अपनी पत्नी माया को देते हैं, और देने के बाद मोहल्ले को कुछ लोगों को कुछ साथ लेते हैं, और लेकर जो होता है ठीक उसी समय जिम खाना गली की तरफ बढ़ जाते हैं। और बढ़ने के बाद चंद सेकंड के अंदर जो होता है अब इधर जाकर शब्बीर के घर पहुंचते हैं। तो पहुंचने के बाद पता चलता है कि पहली जो मंजिल है उसी मंजिल पर उनकी जो अपनी बेटी होती है, अब इधर शिल्पी और साथ में उनका जो अपना दामाद होता है इरफान पहले मंजिल पर निवासा बनाए हुए हैं। और उसी वक्त जीने के सहारे जो होता है राम अवतार इरफान के कमरे में जाते हैं। देखते एक पलंग है, उसी पलंग पर उनकी जो अपनी बेटी है पूरी तरह से मृत अवस्था में गले में एक चुन्नी लटकी हुई और पड़ी होती है। और यह जैसे नज़ारा देखते हैं तो राम अवतार वहीं चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और चीख चिल्लाने की जो आवाज़ होता है मोहल्ले लोगों के कान में पहुँचता, वह भी सुनते, वह भी उसी समय उस घर में इकट्ठा हो जाते हैं। तभी उसी में से एक व्यक्ति होता है, इसकी जो सूचना होता है अब छत्ता पुलिस थाने की टीम को दे देता है। वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं अब शैलेंद्र सिंह, और शैलेंद्र सिंह जैसी खबर पाते उसी इसकी जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी को दे देते हैं, और साथ में डाकस की टीम को भिजवा देते हैं, और साथ में उसी वक्त अपने फोर्स को लेते हैं। और लेने के बाद चंद मिनट के अंदर जो होता है अब घटनास्थल पहुँच जाते हैं।
और जैसे कमरे के सामने जाते देखते हैं कि वहाँ मोहल्ले के लोगों का भीड़ तो जमा हुआ है, लेकिन मोहल्ले के जो लोग होते हैं अब थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह की जिप्सी को देखते तो अपने आप हट जाते हैं। शैलेंद्र सिंह जो होते हैं उसी वक्त पहली मंजिल में जाते, कमरे में जाते, जो नज़ारा देखते हुए पूरी तरह से दंग से रह जाते कि उसी कमरे में जो पलंग होता है उसी पलंग पे शिल्पी पूरी तरह से अमृत अवस्था में पड़ी होती है। लेकिन यह सब नज़ारा देखकर उसी वक्त वहाँ के जो लोग होते हैं तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन वहीं पर खड़े राम अवतार चीख चीख कर रो रहे होते हैं। तो शैलेंद्र सिंह जो होते हैं उसी वक्त घटनास्थल का तौर तरीके निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण करने के बाद जो होता है शिल्पी को बॉडी को जब बड़ी ध्यान से देखते तो पता चलता है उसके गले पर किसी काले धब्बे का निशान है। अब थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह को अंदाज़ा हो जाता है कि बस करो शिल्पी की जो मौत हुई है वह सांस फूलने की वजह से हुई होगी। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त शिल्पी के बॉडी का वही पंचनामा भरती है और भरने के बाद उठाकर अपने जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है उसी में अब पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। इधर पुलिस की टीम उसी वक्त इस केस को सुलझाने के लिए राम अवतार से पूछताछ करती है और जब राम अवतार से पूछताछ किया जाता है तो राम अवतार बेधड़क कहने जाते हैं कि साहब हमारी बेटी की मौत साधारण नहीं हो सकती बल्कि उसकी सोची साजिश के तहत बेरहम तरीके से हत्या की गई है। थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह राम अवतार से कहने लग जाते कि आपको क्या लग रहा है आपकी बेटी का हत्यारा कौन हो सकता। और राम अवतार जब यह बात सुनते कहने लग जाते हैं कि साहब हमारे बेटी का हत्यारा कोई और नहीं है बल्कि साहब हमारा अपना ही दामाद है इरफान, और साहब उसके अपने पिता होते हैं शब्बीर, और साथ में साहब शब्बीर के ही और टोटल 2 बेटे होते हैं। इन्हीं चारों ने मिलकर हमारी बेटी के साथ बेरहम तरीके से इस तरह की कारनामा जैसे घटना को अंजाम दिया है। थाना प्रभारी यह बात सुनते कहने लग जाते हैं कि आपको पूरी तरह से यकीन कैसे हो रहा है कि इधर इरफान ने ही आपकी बेटी के साथ इस तरह की कारनामा किया है। कहने लग जाते हैं कि साहब जब से हमारी बेटी की जो शादी है इरफान से हुआ तब से इरफान और साथ में शिल्पी के बीच आज इन झगड़े तकरार चलते थे और इरफान यहाँ तक कह देता था कि अपने घर से जाओ कुछ पैसे लेकर आओ नहीं तो तुम्हारा इस घर में अब रहाइश होने वाला नहीं है। लेकिन साहब हम क्या करें, काफ़ी दिनों से हमारे बेटी का हमारे बीच मनमुटाव चल रहा था जिसकी वजह से अपनी बेटी से उसके दिल की बात को नहीं सुन पाए। हमें नहीं पता था कि हमारी बेटी के साथ इरफान इस तरह का कारनामा कर सकता है। और थाना प्रभारी यह बात जब सुनने के बाद उसी वक्त जो होता है इस केस की सिलसिले की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए उनको पता चल जाता है कि ठीक जो होता है मौके पर ना इरफान है और ना इधर शब्बीर है और ना उनके घर में उनके टोटल 2 बच्चे हैं। पूरे के घर वाले कहीं ना कहीं सुपुर्द हैं। पुलिस की टीम के सामने जब इस तरह की बातें आती है निकल के पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो पूरे परिवार वाले इस घटना में शामिल है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है और उसी वक्त राम अवतार को अपने साथ लेती है और लाने के बाद उनको थाने ले जाती है और उन्हीं के तहरीर पर इधर सबसे पहले शब्बीर और का जो अपना बड़ा बेटा होता है इरफान और साथ में जमीर और फुरकान और शहनवाज के खिलाफ धारा अब 428 से और 304 बी और साथ में 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। और इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त लग जाती है। पूरे परिवार वालों की तलाशी करने के लिए अपने हिसाब से मुखबिरों को भी अलर्ट करवा देती और मुखबिर भी लग जाते हैं। इस केस को सुलझाने के लिए लगभग 1 हफ्ते का वक्त बीतता है। तभी पुलिस के कस्टडी में शब्बीर कैसे न तैसे चढ़ जाता है और पुलिस की जो टीम होती है थाने में ले जाती है और शब्बीर से जब पूछताछ करती है शब्बीर जो होता है अपने आप को बेगुनाह बताने के लिए भरसक प्रयास करता है। पुलिस के सामने काफ़ी सारी बात रखता है। पुलिस को यकीन हो जाता है कि शब्बीर पुलिस के सामने पूरी तरह से सच्चाई रख रहा है क्योंकि शब्बीर पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब हमारा जो बेटा होता है इरफान जब से अपने घर में इधर खुद जो होता है अब शिल्पी को अपने घर की रानी बना के लाया हुआ है तब से साहब अपने घर में बड़े प्यार सम्मान के साथ रख रहा होता है। हम तो साहब निचले वाले फ्लॉर पे रहते थे, हमारी जो बहू है और जो हमारे बेटे हैं पहली मंजिल पे अपना ठिकाना बनाए हुए थे। हमें नहीं पता साहब उनके बीच आगे क्या चल रहा था, लेकिन साहब हमें उनके रिश्ते से कोई मरोड़ नहीं था क्योंकि भले शिल्पी एक हिंदू थी हम एक मुस्लिम थे, लेकिन हमें जातिवाद से कोई नफरत नहीं था। हम दोनों को बड़ी प्यार सम्मान के साथ अपने घर में निवासात दे रखे थे। पुलिस की जो टीम होती है अब इधर खुद जो होता है शब्बीर की बात पर यकीन हो जाती है। यकीन होने के बाद लेकिन नामजद तहरीर की वजह से शब्बीर को उसी वक्त वहाँ के न्यायालय में पेश किया जाता है और ले जाकर उनको जेल में डाल दिया जाता है। दूसरी तरफ पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से पूरे घर परिवार वालों की तलाशी करने के लिए लग जाती है।
लेकिन काफ़ी लोग हथकंडे भी चढ़ जाते हैं। लेकिन इधर जो होता है इरफान का आता पता नहीं चलता, और इरफान का आता पता लगाने के लिए उसकी जो टीम होती है अपने हिसाब से उसके मोबाइल नंबर को उसी वक्त सर्विलांस पे लगा देती है। लेकिन ऐसे तलाशी करते करते पूरे का पूरा अब 6 महीने का वक्त बीत जाता है, और तभी जून 14 का दिन होता है। उसी दिन जो होता है खुद इधर इरफान अदालत में पहुंचता है। पहुंचने के बाद अपने आप को सिलेंडर मार देता है और कहने लग जाता है कि साहब, हमने जो किया बड़ी मजबूरी में किया, लेकिन हमारे हाथों से इस तरह के कारनामे नहीं हो सकते। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई रखता है, इसे सुनने के बाद लोग हैरान भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। असल में इधर जो होती है खुद शिल्पी जब हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही होती है, तो पढ़ाई करते वक्त उसकी जो चलता होती है, उसके जो चालाकपन होते हैं, स्वभाव और बढ़ जाते हैं, और बढ़ने की वजह से उसके इलाके में उसको लोग काफ़ी जानना मानना चाहना शुरू कर देते हैं। लेकिन शिल्पी का जो अपना गली होता है, वह गली ठीक जो होता है जिम खाना की गली से कांटेक्ट है, जिसकी वजह से शिल्पी का जिम खाना गली से रोज़ का आना जाना होता है। लेकिन आने जाने के बीच जो होता है इधर इरफान की जो नज़र होता है एक दिन जाकर अब शिल्पी ऊपर पड़ जाता है, और पड़ने की वजह से खूबसूरती को जब देखता है तो इरफान इस तरह पागल हो जाता है कि अब उसके इर्द गिर्द मंडराना शुरू कर देता है। वे भाग के उसके रास्ते में जाकर उसके नज़रों के सामने आकर खड़ा हो जाया करता था। लेकिन शिल्पी की जब नज़र इरफान के ऊपर पड़ती है तो इरफान के चेहरे को जब शिल्पी देखती है उसको भी लगने लगता है कि ऐसा हैंडसम और नौजवान युवक जो होता है हमारी ज़िंदगी में अगर आ जाए तो अपनी ज़िंदगी का भी 4 चाँद लग जाए। लेकिन हाँ, शिल्पी को इस बात की भनक नहीं थी कि आखिर इरफान नाम है, आखिर मुस्लिम भी है। लेकिन शिल्पी फट्टे कट्टे शरीर को देखने के बाद उसके मन में हलचलें मारती है। शिल्पी की अपनी चाहत होती है कब जाकर हम इससे बात करें, लेकिन शिल्पी का जो मन होता है वह शांत हो जाता है। लेकिन इरफान जो होता है अब रोज़ का रोज़ उसी गली में खड़ा हो जाया करता था और शिल्पी का स्कूल जाने का इंतज़ार करता। लेकिन शिल्पी जैसे निकलती उसी वक्त जो होता है अब शिल्पी के इर्द गिर्द मंडराते हुए कॉलोनी के गेट तक पहुंच जाता और शिल्पी वहां से चली जाती। लेकिन नज़रें एक बार जब मुड़ के इरफान के ऊपर मारती तो इरफान समझ जाता कि शिल्पी की जो चाहत है अब पूरी तरह हमारे ऊपर बिखर रही है, और शिल्पी को पाने के लिए इरफान जो होता है कई तरह के हथकंडे अपनाता भी है। लेकिन उसके हथकंडे फेल हो जाया करते थे। लेकिन एक रात एक दिन उसके लिए मुसीबत आए दिन पड़ना शुरू हो जाता, जिसकी वजह से इरफान परेशान हो जाता कि आखिर अपने दिल का इजहार शिल्पी के सामने जाकर हम कैसे करें। लेकिन ऐसे इजहार के बारे में सोचते सोचते पूरे के पूरे 5 महीने का वक्त निकल जाता है। तब एक दिन इरफान अपने घर में रहकर इतना परेशान हो जाता है, उसी परेशानी को दूर करने के लिए अपने दिल की हिम्मत को जुटाता है और तभी जाकर ठीक कॉलोनी के गेट के पास खड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे शाम का टाइम होता है इधर शिल्पी जो होती है कॉलेज से लौटती है तो रास्ते में खड़ा हो जाता है, एक झाड़ी होता है उसी झाड़ी के करीब जाता है और शिल्पी का दाहिना हाथ पे हाथ लगा देता है। कहने लग जाता है, शिल्पी आज हम तुमसे अपने दिल की बात रखेंगे। शिल्पी जब अपने दिल की बात को वहाँ सुनना चाहती है तो खुद समझ जाती कि हमारे दिल में भी वही बात होगा जो आज हमारे सामने इरफान करने वाला है। शिल्पी कह देती है मुस्कुरा कर कहो, लेकिन बड़ी हिम्मत जुटाता है। इरफान अपने प्यार का इजहार करता है, कहने लग जाता कि हम तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन शिल्पी जब यह बात सुनती है कहने लग जाती है कि एक बात जान लो, हमारे जो माता पिता हैं हमें इस तरह की नसीहत दे रखे हैं कि लड़के से दोस्ती कतई ना करो, क्योंकि लड़के सिर्फ फ़ायदे के लिए ज़िंदगी में बने हुए हैं। लेकिन शिल्पी जब इस तरह की बात करती तो उसके सिर में मुस्कुराहट आ जाती। उसी मुस्कुराहट को देखकर इरफान समझ जाता कि शिल्पी की चाहत हमारे लिए मन में जगह बैठी है, और वहीं से शिल्पी 3-4 बात कहते हुए अपने घर चली जाती है। लेकिन उसी दिन से जो होता है इधर इरफान का उमंगे दिल में और मानने लग जाते। मानने की वजह से शिल्पी से मिलने के लिए बेकरार उठता है। तभी कुछ हफ्ते का वक्त बीत जाता है। उसी दिन जो था शिल्पी से मुलाकात करने के लिए रास्ते में खड़ा होता है, कहने लग जाता शिल्पी हम तुमसे बात करना चाहते हैं। शिल्पी कहने लग जाती है कि आज समय अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ अगर मोहल्ले वालों की नज़र हमारे ऊपर पड़ेगी तो समझ लो हमारे लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। तो वहाँ पर इरफान कह देता है क्यों ना चले हम ताजमहल और वहाँ इंजॉय किया जाए, फिर अपने दिल की बात हम तुम्हारे सामने रख सकें। यह प्रपोज सुनकर शिल्पी को पसंद आ जाता, उसी वक्त बात मान लेती है। और दूसरे दिन जो होता है दोपहर के टाइम में शिल्पी और इधर इरफान दोनों ऑटो के द्वारा ताजमहल चले जाते हैं। और जब पहुंचते हैं तो उसी वक्त जो होता है बड़ी खुशीमय तरह से इरफान उसका स्वागत करता है।
इधर शिल्पी तुरंत ही उसी समय सबसे पहले उसका नाम पूछती है, क्योंकि शिल्पी को भी पता नहीं होता है कि आखिर इस लड़के का नाम क्या था। लेकिन जैसे ही अपना नाम इरफान बताता, शिल्पी चौंक हो जाती, खड़ी हो तनतना जाती, करने लग जाती है, हाँ तुम एक मुस्लिम हो, तुम्हारा नाम इरफान है। लेकिन इस तरह की बात इरफान सुनता कहने लग जाता, क्या हुआ है, मुस्लिम के दिल नहीं होता क्या, मुस्लिम लड़के प्यार नहीं कर सकते? लेकिन जो वादा करते हैं वह निभाते ज़रूर हैं, या सोच लो शिल्पी। लेकिन शिल्पी की जब जुआ को इधर इरफान देखता, समझ जाता कि शिल्पी की चाहते हमारे लिए है। लेकिन शिल्पी को इरफान अपनी बातों में इस तरह उलझा लेता है, उलझाने के बाद शिल्पी को समझ आ जाता है कि इरफान हमारी ज़िंदगी की हर खुशियों को दूर करने के लिए बड़ा सबक बन सकता है, जिसकी वजह शिल्पी उसी वक्त अपने दिल की बात रखती है। बात रखने के बाद दोनों कसमी वादे करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताने तक का निर्णय ले बैठते हैं। अब उसी दिन से दोनों के दिलों में प्यार के उमंगे मारना शुरू कर देते हैं और दोनों बिना बताए घर वाले से चोरी छुपे घूमना फिरना चालू कर देते हैं। ऐसे घूमते फिरते लगभग कई महीनों का वक्त निकल जाता है। तभी इसी बीच इसकी जो खबर होता है, अब जाकर सीधा का सीधा कचहरी घाट मोहल्ले में पहुंच जाता। पहुंचने की वजह से इसकी खबर जाकर राम अवतार को लगता है, और जब लगता है तो पूरी तरह से अब सन्न से रह जाते हैं। आकर अपनी पत्नी अब माया से पूछताछ करते हैं तो माया कहने लग जाती है कि हाँ आजकल शिल्पी बड़ी लेट आ रही है। लेकिन जब हम उससे पूछते कहने लग जाती है कि हमारी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। लेकिन हमें यकीन नहीं हो रहा था कि हमारी बेटी हमारे सामने सच्चाई रख रही है। लेकिन यह बात जब राम अवतार सुनते हैं, सुनने के बाद समझ जाते हैं कि हमारी बेटी बाहर जाकर क्या गोल खिला रही है। उसी वक्त कहने लग जाते हैं कि जब शिल्पी घर पर आए तो एक बार उससे मुलाकात हमारा ज़रूर करवाना। और उसी वक्त राम अवतार जो होता है अपने दुकान के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जैसे चंद घंटे बीतने के बाद अब शिल्पी घर वापस आ जाती है। तुरंत माया ज्योति फोन के द्वारा इसकी खबर जाकर अब राम अवतार खबर पाते सारा काम धाम छोड़कर घर पहुंचते और शिल्पी से पूछताछ करते हैं उस नवयुवक लड़के के बारे में। लेकिन शिल्पी मुकर जाती, कहने लग जाती कि वह तो हमारा सिर्फ दोस्त है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे पढ़ाई के मामले में से कुछ पूछताछ चलता है। लेकिन राम अवतार जानते हैं कि हमारी जो बेटी है वह सीधा का सीधा मुंह खोलने वाला नहीं है, जिसकी वजह से चुप हो जाते हैं। वह जानना चाहते हैं अब पूरी सच्चाई, आखिर सच्चाई को सामने कैसे लाया जाए, जिसकी वजह से राम अवतार जो होते हैं अब अपनी बेटी के ऊपर नज़र मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ दिन तो अब शिल्पी और इरफान दोनों मिलना जुलना बंद कर देते हैं, क्योंकि सारी बात शिल्पी इरफान को बतला देती है, जिसकी वजह से इरफान भी कुछ दिन शांत रहता है। लेकिन एक महीने का वक्त बीत जाता है, और जब बीत जाता है तो इसकी खबर जाकर दोबारा कैसे ना तैसे कर राम अवतार को लगता। राम अवतार खबर पाने के बाजार में जाते देखते एक दुकान है, उसी दुकान पर इरफान और साथ में शिल्पी दोनों मटर गश्ती में लगे पड़े होते हैं। इस तरह का नज़ारा देखकर राम अवतार अपनी बेटी को अपने साले घर लाते हैं। पहले तो पिटाई करते हैं, कहने लग जाते कि बेटी तुम तो हमारी जो इज्जत है वह तो पूरी तरह से हमारे मोहल्ले में उछाल रही हो, हमें नहीं पता था। लेकिन इस तरह की बात जब सुनती है शिल्पी, उसी समय कहने लग जाती है कि पिताजी प्यार करने की कोई सीमा नहीं होती है, ना कोई जाति देखा जाता है। राम अवतार जब बात सुनते पूरी तरह सन्न से रह जाते हैं, इतना सन्न से रह जाते हैं कि अपनी बेटी का बेहतर तरीके पिटाई कर उसी वक्त जो होता है इधर खुद शिल्पी का स्कूल कॉलेज बंद करवा देते हैं, जिसकी वजह से इरफान और शिल्पी का मिलना जुलना दुश्वार हो जाता है। लेकिन कहते ना दोस्तों कि प्रेमी में जितनी दूरी बनाने की कोशिश किया जाए उसकी दीवानापन उतने तरीके से बढ़ता है। और ठीक वही हाल इरफान और शिल्पी का हो जाता है। और इस तरह हो जाता है कि शिल्पी और इरफान दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए पूरी तरह से पागल हो जाते हैं, बेकरार सा हो जाते हैं। शिल्पी की चाहत यही होती है कब मौका मिले, कब दीवार फान कर इरफान के साथ ज़िंदगी बिताने का रास्ता खोजा जाए। तो उसी वक्त शिल्पी को एक दिन मौका दिख जाता है। सितंबर साल 2010 का वर्ष होता है, 5 तारीख का दिन होता है। तो उसी दिन शिल्पी अब जैसे दोपहर का दिन देखती थी उसी वक्त अपने घर से बिना बताए मौके पर निकल जाती है और इरफान के पास पहुंच जाती। इरफान से बात करते ही इरफान जो था शिल्पी को साथ लेता और लेने के बाद इलाहाबाद कोर्ट में पहुंच जाता और वहां वकील से मुलाकात करता है। अपनी कोर्ट मैरिज शादी के लिए उनसे बार बार मिलते करता है। लेकिन पता चलता है शिल्पी अभी तो नाबालिग है, जिसकी वजह से वकील वहाँ से पीछे हट जाते हैं। और जब पीछे हट जाते हैं तो इधर जो होता है कैसे न तैसे कर दोनों अपने मन में दिलासा दिलवाते हुए वहाँ जाते हैं। एक मस्जिद में एक काजी से मिलकर दोनों जाकर रीति रिवाज के तहत अपनी निगाह तक करवा लेते हैं।
दूसरी तरफ राम अवतार जब खबर पाते हमारी बेटी इरफान के साथ सुपुर्द है तो समझ जाते कहाँ जा सकते। उसी वक्त अपने थाने में जाते। जाने के बाद जो होता है इरफान के ऊपर अपनी बेटी का मुकदमा दायर करवा देते। पुलिस की जो टीम होती है अब इधर काफ़ी कड़ाई दिखाना दोनों के ऊपर शुरू कर देती है, तलाशी करती है। लेकिन हाँ, एक हफ्ते के अंदर दोनों को अपने कस्टडी लिया जाता है। लेकिन जब कस्टडी लिया जाता है राम अवतार खबर पाते हैं कि हमारी बेटी का जो निगाह होता है इरफान के साथ हो चुका है। और इस तरह की हैरतगंज खबर पाने के बाद राम अवतार ना कुछ सोच पाते ना कुछ समझ पाते। लेकिन तभी राम अवतार पुलिस के सामने अपनी बेटी की उम्र का राज खोल देते हैं। पुलिस की टीम समझ जाती है कि अभी जो होती है शिल्पी का वह उम्र नहीं हुआ है जिस उम्र में शिल्पी अपनी ज़िंदगी जी सकती है, जिसकी वजह से पुलिस की जो टीम होती है शिल्पी को समझा बुझा कर जो होता है इधर राम अवतार के सुपुर्द कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ इरफान को वहाँ से जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का वक्त बीतता है इरफान दोबारा जेल से छूट जाता है और शिल्पी मौका पाती है दोबारा इरफान से मिलने के लिए हरकंदे अपनाती है और चोरी छुपे मिलना जुलना जारी रहता है। लेकिन राम अवतार और माया अपनी की बेटी के ऊपर बेजोड़ पहरा लगा रखते हैं कि अब भी इनके रिश्ते पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। लेकिन दोनों की दीवानगी इस तरह छा जाती है कि ना अपना परिवार देखती है ना अपने हित रिश्तेदार देखते हैं। दोनों अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अपने खुद फैसले को कायम करते हैं और मिलना जुलना इसी बीच जारी रहता। और जब जारी रहता एक दिन फिर मौका निकालते हैं, फिर दोनों अपने घर के दहलीज को पार कर लेते हैं। और पार करने के बाद न जाने कहाँ चले जाते हैं और राम अवतार खबर पाते हैं तो वह पूरी तरह से सन्न से रहते हैं। उसी वक्त दोबारा थाने में जाते हैं और फिर रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस की जो टीम दोनों की तलाशी करती है और लगभग 1 महीने का वक्त बीत जाता है। पुलिस की जो टीम होती है दोनों को हथकंडे लेती है, फिर थाने ले आती है। लेकिन उसी वक्त शिल्पी कह देती है कि हम अपने ना माँ के पास जाएंगे ना अपने पिता के पास जाएंगे, हम तो जाएंगे सिर्फ अपने ससुराल, क्योंकि हम तो ऑलरेडी शादीशुदा हो चुके हैं। लेकिन पुलिस यही बात छेड़ देती है कि अभी तुम नाबालिग हो, तुम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकती, इसीलिए तुम्हें अपने पिता के पास जाना पड़ेगा। और शिल्पी वही कहने लग जाती अब हम ज़िंदगी में अपने पिता अपनी माँ का मुँह नहीं देखेंगे। और उसी पुलिस जो टीम होती है इधर शिल्पी को ही नारी निकेतन भेज देती है और इधर इरफान को उसी वक्त जेल भेज देती है। इधर शिल्पी नारी निकेतन चली जाती है लेकिन अपने माँ पिता के पास जाने के लिए कतई राजी नहीं होती है। वहाँ रहकर अपनी दीवानगी में इस तरह खो जाती है कि उसके ना जाने कैसे 14 माह बीत जाते हैं। और जब 14 माह बीत जाते हैं इधर शिल्पी पूरी तरह से बालिग हो जाती है और उसी वक्त नारी निकेतन से मौके पर बाहर निकलती है। लेकिन गेट पे उसके माता पिता होते हैं। अपने माता पिता को देखकर वह तुरंत ही अपने मुंह मोड़ लेती है और उसके नखरे बढ़ जाते कहने लग जाती है कि अब हम जाएंगे अपने ससुराल, आप लोगों के साथ कतई घर तो नहीं जाएंगे। और उसी वक्त राम अवतार या बात सुनते हैं, उसी वक्त 4 बात तो सुनाते हैं और वहाँ से सारे रिश्ते नाते तोड़कर अपने घर चले जाते हैं। और इधर जो होती है खुद शिल्पी अपने प्यार को पाने के लिए लग जाती है। इसी बीच जो होता है पता चलता शिल्पी को कि मौके पर अफजल जो होता है अपने घर आ गया है। और अफजल के घर पहुंच जाती है। अफजल के जो पिता होते हैं देखते हैं दोनों को अपने रिश्ते में बांध देते हैं और बांधने के बाद शिल्पी जो होती है अपने ससुराल में अपने पति यानी कि अपने शौहर के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने लग जाती है। लेकिन जैसे कुछ महीना बीतता है, कुछ महीने बीतने के बाद शिल्पी को जो होता है अब अपने माता पिता का याद आने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी परेशानियाँ और बढ़ जाती है। लेकिन कैसे ना तैसे कर शिल्पी जो थी मुलाकात करने के लिए अपनी माँ माया के पास पहुँच जाती है। अपने सारे दुखड़े सुना दिया करते थे, जिसकी वजह से उसकी जो माँ होती है एक बेटी होने के वजह से माँ का फर्ज निभाते हुए माफ़ कर देती है। लेकिन इसकी खबर राम अवतार को लगता तो राम अवतार आकर खुद माया को काफ़ी तरह के लताड़ लगाते। लेकिन माया एक बेटी होने के नाते जो होता है अपनी माँ का फर्ज निभाने के लिए कतई दौड़ नहीं हटती है। लेकिन यह सिलसिला चलते चलते लगभग कई महीनों का जब वक्त बीत जाता है और यहाँ तक सालों का वक्त बीतने का हो जाता है तो इसी बीच जो होता है पूरी तरह से शिल्पी के खर्चे से ऊब जाता है, क्योंकि अफजल के जो खर्चे होते हैं इधर कोर्ट कचहरी और साथ में भागना दौड़ना और शिल्पी के पुराने खर्चे से कर्जदार बन जाता है, जिसकी वजह से अब इधर शिल्पी के लिए उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से भाने लगने लग जाता है। और इसी बीच दोबारा जो होता है जूता फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन उस काम से शिल्पा का खर्चा ना चल पाता, क्योंकि शिल्पी के अपने ऊँचे ख्वाब पड़े होते हैं। उसके अपने ख्वाब होते हैं कि हमें वो पति मिले जो हमें
पूरी तरह से आज़ादी दे और साथ में घूमने फिरने के लिए शहर का दर्शन करवाए और साथ में अपने हिसाब से कपड़े हम खुद पहने। यही सब सोच सास शिल्पी जो होती है अफजल के साथ निकाह तो कर लेती है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि अफजल के अंदर वह चीज़ नहीं है जो चीज़ हमें चाहिए था, जिसकी वजह से इधर खुद जो होती है शिल्पी अफजल से झगड़े तकरार करती है। और अफजल कभी कभी वही पुरानी आप बीती बात दोहरा दिया करता था, लेकिन इधर शिल्पी भी पीछे नहीं हटती, वो भी वही पुरानी बात जो होता है अपने प्यार की बातें अड़ांग मारती, जिसकी वजह से आए दिन अफजल और शिल्पी के बीच झगड़े तकरार इतने झगड़े तकरार होते। शिल्पी कभी कभी इसकी शिकायत माँ से कर देती, उसकी जो माँ होती दिलासा देकर उसको शांत करवाती, लेकिन शिल्पी को यकीन हो जाता कि ना हमारे मायके वाले ना हमारे माता पिता हमारे हो रहे हैं और ना हमारे ससुराल वाले हमारे हो रहे हैं। शिल्पी को समझ में आ जाता हमने बहुत बड़ी गलती कर दी अफजल के साथ इस तरह के शादी के बंधन में बंध कर, जिसकी वजह शिल्पी उसी वक्त घुस घुस कर अपनी ज़िंदगी जीने लग जाती। और तभी जो होता ठीक 12 दिसंबर साल 2016 का ही सुबह का टाइम होता, उसी वक्त जो होता अफजल अपने ड्यूटी के लिए निकल जाता है। निकलने के बाद घर में सिर्फ इधर शिल्पी ही बचती और शिल्पी जो होती है उसी वक्त एक ऐसा खतरनाक फैसला लेती है और लेने के बाद जो होती है अपने रूम में जाती, एक दुपट्टा लेती, वही गले में लगाती है, फिर इस दुनिया को मिटा लेती है। लेकिन शाम के टाइम जैसे ही अफजल लौटा, सारा नज़ारा देखता पूरी सा सनस रह जाता है, उसको यकीन हो जाता है कि इस अंजाम के हम ही खुद गुनाहगार माने जाएंगे, जिसकी वजह से उसी वक्त अफजल वहाँ से फरार हो जाता। लेकिन वाकई में दोस्तों अफजल द्वारा जो सच्चाई निकल गई, इसे सुनने के बाद लोगों के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त अफजल को अपने कस्टडी में लेते हैं और लेने के बाद ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में अफजल के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को बड़े प्यारे लफ्ज़ों में बड़े प्यारे आंखों से सपोर्ट करते हैं। जो सबसे पहले व्यूअर होते हैं अतार सिंह जो फिरोजाबाद शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, और दूसरे हिमांशी चौरसिया जो रायबरेली के ही सेमर पाहा का रहने वाले हैं। इधर मोहम्मद जावेद अंसारी जो कुनवान गाजीपुर के रहने वाले हैं। इधर मंगल सिंह कनवर के रहने वाले हैं। और इधर राम अवतार सिंह गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। विजेंद्र कुमार गौतम जो दिल्ली में मौके पर रह रहे हैं। बीपी पांडे जो मौके पर